Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine with the grace of Allah Almighty. I am teacher Nabila, senior subject specialist chemistry at DPS Sahiwal. Dear students, today I am going to start a new chapter number 8, which is about chemical equilibrium. Dear students, in this chapter we will learn about reversible and irreversible reactions, state of chemical equilibrium, law of mass action, units of equilibrium constants, relationship between equilibrium constants and applications of equilibrium constants. Dear students, first of all we see what is chemical equilibrium. In a chemical reaction, chemical equilibrium is the state in which both reactants and products are present in concentrations which have no further tendency to change with time, so that there is no observable change in the properties of the system. Dear students, केमिकल इक्विलिब्रियम एक केमिकल रिएक्शन में वो स्टेट होती है जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये ऐसी स्टेट होती है जिसमें फर्दर चेंज रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं होती है, यानी कोई ख़ास ऑब्जर्वेबल चेंज जो है वो इसमें नहीं होती है। यानी इस स्टेट पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों रिएक्शन में मौजूद होते हैं और रिएक्शन बज़ाहिर हमें मूव करता हुआ नज़र नहीं आता है, यानी उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई ख़ास ऑब्जर्वेबल चेंज जो है वो नहीं होती है। या अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, इसमें कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। First of all, we see reversible reactions. A chemical reaction that takes place in both directions, that is forward and reverse reaction, is called reversible reaction. यानी ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो के दोनों डायरेक्शंस में हो रहा होता है, यानी फॉरवर्ड भी हो रहा होता है और रिवर्स भी हो रहा होता है। यानी इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रही होती हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट। यानी नाइट्रोजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ तो ये अमोनिया प्रोड्यूस करता है। अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया दोबारा कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, यानी अमोनिया की डीकम्पोजिशन हो रही है और वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इन these reactions, the reactions which takes place only in one direction are called irreversible reactions. In these reactions, the tendency to reverse reactions is very small. यानी ऐसे reactions जिनमें सिर्फ reactants जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और इसमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है सोडियम की। जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, साथ इसके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस इट प्रोड्यूसेस वाटर। दोनों केसेस में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं और उनकी बैकवर्ड कन्वर्जन ना होने के बराबर होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। नाउ वी सी स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी स्टेट
क्या चीज़ है, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या है, इसमें हम देखते हैं इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज अलाउड टू कंटिन्यू फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम विदाउट चेंजिंग द कंडीशंस, there is no further change in the composition of the reaction mixture, the reaction is said to have attained a state of chemical equilibrium. यानी हमारे पास अगर कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो हो रहा है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होती हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में फर्दर कन्वर्ट नहीं होते, या हम यूँ कह लें कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से इक्विलिब्रियम में होती हैं। यानी ये ऐसी स्टेट होती है जहां पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद होती हैं और वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं, यानी उनमें तवाज़न होता है। Once this equilibrium is established, it will last forever. यानी एक दफ़ा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद रहेंगे। कंसीडर द एग्जाम्पल A when it reacts with B, it is converted into C and D. यानी इसमें A and B are the reactants and C and D are the products. यानी A जो है वो B के साथ कंबाइन होने के बाद हमें प्रोडक्ट दे रहा है C and D, यानी C and D हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट हैं। Now we see it with the graph. A and B, these are the reactants and they are present in equal concentration. As the time goes, the concentration of A and B decreases. First of all, it decreases very rapidly. यहाँ देखिए आप ग्राफ में देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ कंसंट्रेशन A और B की जो है वो डिक्रीज कर रही है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिक्रीज कम होती चली जाती है। इसी तरीके से ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं C एंड D, ये इनकी कर्व आप देख रहे हैं, ये इनकी फॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ हो रही है, यानी बहुत तेजी के साथ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं, इनकी फॉर्मेशन भी बड़ी तेजी के साथ हो रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी कम हो जाती है। फिर एक टाइम हमारे पास आता है जब कंसंट्रेशन जो है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, यानी जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं उसी स्पीड के साथ जो प्रोडक्ट हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। यानी यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं और जिस तरीके से कन्वर्जन रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में हो रही है उसी तरीके से प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट से उनकी फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है। स्टार्ट में ये रिएक्शन चूंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बहुत तेज़ी के साथ ये कन्वर्ट होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करती चली जाती है और इनकी स्पीड भी कम हो जाती है। नाउ वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होने के बाद ये हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड की जब डीकम्पोजिशन होती है तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। 425 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये टेम्परेचर होता है। द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द राइजिंग कर्व ऑफ द प्रोडक्ट यानी हाइड्रोजन आयोडाइड एंड द फॉलिंग कर्व ऑफ द रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन बिकम्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी यहाँ भी देखिए आप, यहाँ हम ले रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयोडीन, ये दोनों कंबाइन करती हैं और करने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती हैं। अब बहुत तेजी के साथ कर्व फॉल कर रही है, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं बहुत तेजी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी स्पीड कम होती चली जा रही है, यानी कन्वर्जन रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में कम होती चली जा रही है। इसी तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की कर्व ये है, ये आप देखें तो बहुत तेजी के साथ राइज कर रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इसकी फॉर्मेशन भी स्लो डाउन हो जाती है। तो लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। जिस तेजी के साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसी तेजी के साथ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जो है वो रिएक्टेंट से होती है। द सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड irrespective whether the reaction starts by mixing hydrogen or iodine or by decomposition of hydrogen iodide। यानी ये ग्राफ आप देख रही हैं, ये है
जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन होती हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड देती हैं। अगर हम यही ग्राफ बनाना चाहें तो हम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हम ये ग्राफ भी बना सकते हैं। दोनों सूरतों में ग्राफ हमारे पास सेम होगा। This situation just two possibilities. The same equilibrium mixture is obtained irrespective whether the reaction starts by mixing hydrogen and iodine or by decomposition of hydrogen iodide. The situations just two possibilities. Number one, all the reactions cease at equilibrium so that the system becomes stationary. यानी तमाम के तमाम reactions जो हैं वो सीज कर जाएं, यानी स्टॉप हो जाएं इक्विलिब्रियम पे। यानी बज़ाहिर हमें लगता है देखने में रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है, तो सिस्टम जो है वो तब स्टेशनरी हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटी, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एट एग्जैक्टली द सेम रेट। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है और दोनों रिएक्शंस जो हैं सेम स्पीड के साथ हो रही हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज ये हैं, लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। यानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है, यानी उनके दोनों के रेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और हमें बाहर नजर आता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट के साथ हो रही होती हैं। देन दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी द स्टेट एट विच बोथ द फॉरवर्ड and backward reactions take place at equal rate, then the state of equilibrium is called dynamic equilibrium. Now students, we have very important law, that is law of mass action. This law was given by Goldberg and Peavage in 1864, and we use this relationship which was derived by the scientists. This law states that the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of the active masses of the reactants. यानी रेट जिस पे रिएक्शन हो रहा होता है वो रेट जो होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। The term active mass represents the concentration in moles per decimeter cube of the reactants and products for a dilute solution. Now we consider the general reaction A plus B converted into C plus D. यानी जब A और B आपस में कंबाइन होती हैं तो ये हमें प्रोडक्ट देती हैं C plus D. Kf represents the rate constant for the forward reaction and Kr represents the rate constant for the reverse reaction. A, B, C and D are the species and its concentrations are used. They are expressed in moles per decimeter cube. According to the law of mass action, the rate of forward reaction is proportional to the concentration of A and concentration of B. यानी rate of forward reaction directly proportional होगा concentration of A and concentration of B. Proportionality sign को हम ख़त्म करते हैं तो rate of forward reaction is equal to Kf concentration of A and concentration of B. Kf यहाँ पर जो हमारे पास है वो proportionality constant है and it is also called the rate constant for the forward reaction. Similarly, the rate of reverse reaction is given by rate of reverse reaction is directly proportional to the concentration of C and concentration of D. यहाँ भी हम proportionality sign को ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा rate of reverse reaction is equal to proportionality constant for the reverse reaction and concentration of C and concentration of D. Kr is the proportionality constant and is called the rate constant for the backward reaction or for the reverse reaction. At equilibrium,
we know that rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. Now we know that RF is equal to Kf, concentration of A and concentration of B, and rate of reverse reaction is equal to Kr, concentration of C and concentration of D. So RF is equal to RR, yani rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. So Kf, concentration of A and concentration of B is equal to Kr, concentration of C and concentration of D. Now we rearrange it. We get Kf over Kr is equal to concentration of C, concentration of D divided by concentration of A and concentration of B. Kf for the forward reaction, rate constant for the forward reaction, and Kr, rate constant for the reverse reaction. So we know that Kf over Kr is equal to Kc. Kc is called the equilibrium constant of the reaction, and Kc is the ratio of the two rate constants, yani Kf and Kr. So Kc is equal to concentration of the products divided by concentration of the reactants, yani concentration of C, concentration of D divided by concentration of A and concentration of B. Kc is called the equilibrium constant of the reaction, and it is the ratio of the two rate constant. Conventionally, while writing the equilibrium constant, the products are written as numerator and reactants as denominator. Yani Kc is equal to products over reactants, or Kc is equal to rate constant for the forward step divided by rate constant for the reverse step. Now we consider another general reaction, AA plus BB converting into CC and DT. यहाँ हमारे पास दो स्पीशीज हैं A and B, and they are converting into C and D. Small a, small b, small c and small d represents the number of the moles or coefficients, and capital A, capital B, capital C and capital D represents the species. So for this reaction we can write Kc as concentration of the product divided by concentration of the reactants. So जो इनके एक्सपोनेंट्स होंगे, यानी जो इनकी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे, वो इनके एक्सपोनेंट बन जाएंगे. C, इसका एक्सपोनेंट C आ जाएगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, एक्सपोनेंट इसका स्मॉल d आ जाएगा. इसी तरीके से नीचे कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका एक्सपोनेंट स्मॉल a आ जाएगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका एक्सपोनेंट इसका स्मॉल b आ जाएगा. इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं. Students, now we see what are the units of equilibrium constants. यानी equilibrium constants के कौन कौन से units हैं, या हम इनके units कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. Equilibrium constant is the ratio of the product of the concentrations of the products to the product of the concentrations of the reactants. यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दरअसल रेशियो होती है जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं. इफ द रिएक्शन हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स on the reactant and product sides, then the equilibrium constant has no units. यानी अगर हमारे पास reactants and product दोनों साइडों पे number of moles equal होंगे तो फिर ऐसे जो reactions होते हैं उनका equilibrium constant का unit नहीं होता. When the number of the moles are unequal, then it has units related to the concentrations or pressure. और अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइडों पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो लाजमी बात है कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, तो उस सूरत में हमारे पास उनके यूनिट्स होंगे, चाहे वो Kc की फॉर्म में हो या वो Kp की फॉर्म में हो. बट इट इज अ यूजुअल प्रैक्टिस दैट वी डोंट राइट द यूनिट्स
with Kp or Kc values. Following are some important reversible reactions. Their units of Kc are expressed as. ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है, पहले भी आप पढ़ चुकी हुई हैं. When acetic acid reacts with ethyl alcohol, it produces ethyl acetate and water. Now we write the Kc equilibrium constant for this reaction. Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे. ये आप पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. यहाँ अब प्रोडक्ट में हमारे पास इथाइल एसीटेट एंड वाटर है. सो कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. वी नो दैट we measure their concentrations in moles per decimeter cube. इथाइल एसीटेट है, इसकी कंसंट्रेशन भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है. वाटर की कंसंट्रेशन भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है. इसी तरीके से एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है और इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है. यहाँ पर स्टूडेंट्स वही बात जो मैंने आपको बताई थी पहले कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो फिर उनके यूनिट्स नहीं होते. यहाँ देखें आप, एसिटिक एसिड 1 मोल, इथाइल अल्कोहल 1 मोल, टोटल 2 मोल्स. यहाँ इथाइल एसीटेट में देखें 1 मोल, वाटर 1 मोल, तो टोटल 2 मोल्स. लिहाजा ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और इनके यूनिट्स हमारे पास नहीं होंगे. लिहाजा इनके यूनिट्स नहीं होंगे. नाउ वी कंसिडर अनदर एग्जांपल. व्हेन नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इट प्रोड्यूसेस अमोनिया. We write the equilibrium constant expression for this reaction. Kc is equal to concentration of the product. यहाँ concentration अमोनिया है, प्रोडक्ट अमोनिया है हमारे पास. इसकी concentration लेंगे, इसका कोफिशिएंट जो है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा. डिवाइडेड बाय concentration of the reactants, यानी concentration of नाइट्रोजन एंड concentration of हाइड्रोजन. यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ कोफिशिएंट 3 है, वो इसकी पावर बन जाएगा. तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा. अमोनिया मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट है, हाइड्रोजन के मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट है. तो ये इनकी पावर 3 आ जाएगी. अब ये हमारे पास प्रोडक्ट में हम इनका स्क्वायर ले लेंगे और इसी तरीके से रिएक्टेंट्स में ये हमारे पास हाइड्रोजन की पावर 3 है और नाइट्रोजन की पावर 1 है. तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगी. तो ये हमारे पास इसकी अमोनिया की कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर आ जाएंगे. और इसी तरीके से हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, वहां पर ये मोल्स 4 ये आ जाएंगे हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे. 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर. तो ये आ जाएंगे मोल्स पर स्क्वायर and decimeter plus 6. If the expression of Kc, we have ignored the physical states for the sake of convenience. कि आमतौर पर इन रिएक्शंस में जब हम Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं तो मोस्टली हम इनकी फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं वो हम नहीं लिखते. यानी ये हम अपनी आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि हम उनके फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो नहीं लिखते हैं. हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं. यहाँ है हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1. द फॉलोइंग रिएक्शन वाज अलाउड टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम 2A plus B converting into C. The initial amounts of the reactants present in 1 decimeter cube of the solution were 0.5 moles of A and 0.6 moles of B. At equilibrium, the amounts were 0.2 moles of A and 0.45 moles of B and 0.15 moles of C. Calculate the equilibrium constant Kc. हमारे पास रिएक्शन है स्टूडेंट्स 2A plus B converting into C. जब इनिशियल कंसंट्रेशन जो हैं वो A की कंसंट्रेशन है 0.50, B की कंसंट्रेशन है 0.60 और C तब हमारे पास 0 है क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं हुई. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस जो हमें दी गई हैं, यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ए की कंसंट्रेशन है 0.2 और बी की कंसंट्रेशन है 0.45 और सी की कंसंट्रेशन अब है हमारे पास 0.15.
लिहाजा हम इनका अब कैसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए के साथ जो इसका कोफिशिएंट था वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.15 और ए की कंसंट्रेशन है 0.20 और इसका स्क्वायर है तो हम इसको 2 दफा लिख लेंगे, और बी की कंसंट्रेशन 0.45। अब हम इन तमाम को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0.15 है ये, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 0.45 के साथ तो 3 आ जाएगा। अब इन तमाम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 को फिर इनके मल्टीपल पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.3। यूनिट्स इसके जो है वो हम इग्नोर कर देंगे अपनी आसानी के लिए। नाउ वी हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस के लिए स्टूडेंट्स आपको इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास रिएक्शन है एसिड। व्हेन इट्स रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल इट गिव्स इथाइल एसीटेट एंड वाटर। पहले भी हमने ये रिएक्शन पढ़ा है। देखें, जब हमारे पास टाइम 0 सेकेंड था, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब हमारे पास एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन A मोल्स थी, इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन B मोल्स थी और इथाइल एसीटेट एंड वाटर की 0 मोल्स थी, क्योंकि उस वक्त अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, प्रोडक्ट बनने शुरू नहीं हुए थे। फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम पे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हो गई A-X मोल्स, इथाइल अल्कोहल की हो गई B-X मोल्स, क्योंकि इथाइल एसीटेट के भी हमारे पास X मोल्स आ गए और वाटर के भी X मोल्स आ गए। ये X मोल्स जो हैं हम एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद इथाइल एसीटेट एंड वाटर बनाती हैं, इसलिए हम इनमें से इनकी कंसंट्रेशंस में से हम इनको माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड by total volume of the reaction mixture, we get concentration of each species at equilibrium stage in moles per decimeter cube. अब हम इन तमाम को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ, तो इनके यूनिट साथ आ जाएंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास एसिड आ जाएगा A-X/V, B आ जाएगा B-X/V और इसी तरीके से इथाइल एसीटेट आ जाएगा X/V और वाटर आ जाएगा हमारे पास X/V। अब हम इसका लिए केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इथाइल एसीटेट एंड वाटर प्रोडक्ट्स हैं, ये ऊपर आ जाएंगे, और इथाइल एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, लिहाजा हम इनको नीचे लिख लेंगे। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे। इथाइल एसीटेट की वैल्यू है X/V, वाटर की वैल्यू है X/V और एसिटिक एसिड की है A-X/V और इथाइल अल्कोहल की है B-X/V। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी X² A-X इंटू B-X। अब इसमें रिएक्टेंट्स में भी V² था हमारे पास और प्रोडक्ट में भी V² था, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम अपीयर नहीं होगा। We have another example, dissociation of phosphorus pentachloride. Students, हम अब इसमें देखते हैं हम इसकी कंसंट्रेशन यानी कि AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। Dissociation of phosphorus pentachloride, it is also a gaseous phase reaction. The dissociation of phosphorus pentachloride into PCl3 and chlorine is a well-known homogeneous gaseous phase reaction. This reaction has unequal number of moles of reactants and products. PCl5 phosphorus pentachloride, it is decomposed into phosphorus trichloride and chlorine gas. Students, when time is 0 second, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, then PCl5 की कंसंट्रेशन है A मोल्स, PCl3 की 0 मोल्स एंड क्लोरीन की भी 0 मोल्स होगी, क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई है। When the time is equilibrium, यानी जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया,
तो PCl5 हमारे पास आ जाएगी किसकी कंसंट्रेशन A माइनस एक्स मोल्स, PCl3 की आ जाएगी x मोल्स एंड क्लोरीन की आ जाएगी x मोल्स. डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम. तो PCl5 की हमारे पास आ जाएगी A माइनस एक्स ओवर V मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और PCl3 की x ओवर V मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और क्लोरीन की x ओवर V मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. लिहाजा अब हम यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे. Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यहाँ प्रोडक्ट्स PCl3 एंड क्लोरीन है, लिहाजा हम वो लिखेंगे और PCl5 जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट है. अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे. PCl3 की वैल्यू है x ओवर V, Cl2 की है x ओवर V और PCl5 की है हमारे पास A माइनस एक्स ओवर V. हम इनको सिंप्लीफाई कर लेती हैं तो ये हमारे पास Kc आ जाएगा x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स ओवर V. तो ये V स्क्वायर में से एक V जो है वो V के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक V रह जाएगा. तो ये हमारे पास Kc आ जाएगा x स्क्वायर ओवर V A माइनस एक्स. द फाइनल एक्सप्रेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ द वॉल्यूम. चूंकि फाइनल एक्सप्रेशन में वॉल्यूम जो है वो हमारे पास अपीयर हो गया है तो लिहाजा ये रिएक्शन जो होगा वो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट नहीं होगा. नाउ स्टूडेंट्स, वी कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये भी गैसियस फेज रिएक्शन है. ये हम एक और एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी कि हम किस तरीके से Kc वैल्यू फाइंड करते हैं. सिमिलरली फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द एक्सप्रेशन ऑफ Kc इन्वॉल्व्स द फैक्टर ऑफ वॉल्यूम. यानी इसमें भी हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन में वॉल्यूम फैक्टर अपीयर होगा. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, it is converted into nitrogen oxide when time is 0 second. Then the concentration of nitrogen dioxide is A moles and that of nitrogen oxide is 0 moles क्योंकि अभी प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुए थे, अभी रिएक्शन का स्टार्ट था. जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ then the concentration of N2O4 is A minus x moles and that of NO is 2x moles and 2x moles इसलिए कि इसके साथ NO के साथ कोफिशिएंट 2 है तो लिहाजा इसकी अमाउंट x मोल्स नहीं बल्कि 2x मोल्स होगी. Kc एक्सप्रेशन लिखती हैं कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो NO प्रोडक्ट है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन स्क्वायर आ जाएगा, इसका 2 जो है उसके एक्सपोनेंट बन जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 वैल्यूज पुट करेंगे. हमारे पास NO की वैल्यू है 2x ओवर V, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स ओवर V. तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स ओवर V. तो यहाँ भी V जो है वो एक V से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन में आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर A माइनस एक्स इंटू V. यहाँ भी वॉल्यूम फैक्टर जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन में अपीयर हो गया, लिहाजा ये रिएक्शन भी वॉल्यूम इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये भी डिपेंड करेगा वॉल्यूम के ऊपर. Now we see synthesis of ammonia. Students, it is also a gaseous phase reaction. अब इसमें हम भी Kc की वैल्यू फाइंड करेंगे. For the synthesis of ammonia, nitrogen when combines with 3 moles of hydrogen, it gives 2 moles of ammonia. When time is 0 second, the concentration of nitrogen is A moles and that of hydrogen is B moles and that of ammonia is 0 moles. क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई है. एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज A माइनस एक्स मोल्स, हाइड्रोजन की B माइनस 3x मोल्स एंड अमोनिया की 2x मोल्स. इनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो इनके x के साथ आ जाएंगे. डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, हर एक को हम वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे. A माइनस एक्स ओवर V, यहाँ B माइनस 3x ओवर V और अमोनिया में 2x ओवर V मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. अब Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पर अमोनिया प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स है. नाउ वी पुट द वैल्यूज. Kc इज इक्वल टू अमोनिया का हमारे पास वैल्यू है 2x ओवर V होल स्क्वायर आ जाएगा और A माइनस एक्स
नाइट्रोजन की वैल्यू है और b माइनस 3x ओवर v हाइड्रोजन की वैल्यू है, इसका भी क्यूब आ जाएगा, यानी इसका जो ऊपर फार्मूले में क्यूब है वो इसका आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस x इंटू b माइनस 3x डिवाइडेड बाय v4। v स्क्वायर v4 से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस x इंटू b माइनस x। द फाइनल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स v इन द न्यूमिरेटर। ये अब न्यूमिरेटर में आएगा, जब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये v स्क्वायर जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये न्यूमिरेटर में आ जाएगा। Hence, it depends upon the coefficients of the balanced equation that whether the factor of volume will appear in numerator or denominator। यानी ये coefficients बैलेंस इक्वेशन जो हम यूज करते हैं उसके coefficients के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम फैक्टर जो है वो कहाँ अपीयर होगा, वो न्यूमिनेटर में अपीयर होगा या वो डिनोमिनेटर में अपीयर होगा। क्लियर? आई होप कि आपको केसी की वैल्यू फाइंड करना आ गई होगी। Now students, what is the relationship between the equilibrium constants? यानी different equilibrium constants में क्या relationship है? The expression of equilibrium constants depend upon the concentration units used. Mostly the concentrations are expressed in moles per decimeter cube. Let us consider the following reversible reaction. A plus B converted into C plus D। अब इनके हम equilibrium constant Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं। कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी हम इनको लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, और जो इनके साथ C और D कोफिशिएंट है वो इनके एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं A एंड B वो भी इनके एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास Kc एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द product divided by concentration of the reactant. The square brackets represents the concentration of the species in moles per decimeter cube. Anyhow, the capital C is also used for molar concentrations. यानी concentration के लिए हम brackets यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए हम कैपिटल C वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल C, तो ये C स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है और C जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल c जो है वो ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ D यहाँ पर D स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट की, और स्मॉल d जो है वो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, और स्मॉल a इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ B और स्मॉल b जो है इसका एक्सपोनेंट b बन जाएगा। ये तो था जब हम इनको कंसंट्रेशंस की फॉर्म में लेते हैं, यानी Kc की फॉर्म में लेते हैं तब। When concentrations are expressed in partial pressures, then the expression Kp is as। अब यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ हम Kc की जगह पर लिखेंगे Kp, यानी रेट कांस्टेंट फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर P हमारे पास पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, स्मॉल c और स्मॉल d जो है वो इनके एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे। इसी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यहाँ भी स्मॉल a और स्मॉल b जो है वो इनके एक्सपोनेंट बन जाएंगे। द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी दोनों को Kc और Kp को यूज करते हुए इन्होंने दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो फाइंड किया, और वो क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc RT delta n। यहाँ delta n is the difference between the number of moles of the gaseous products and the number of moles of the gaseous reactants। यानी delta n is equal to number of moles of the products minus number of moles of the reactants। यानी ये इन दोनों का डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट का और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का डिफरेंस होगा। अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव अमोनिया। द वैल्यू ऑफ Kc इन दिस रिएक्शन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6 × 10⁻²। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन। यानी हमने Kp वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है।
सोल्यूशन ये है हमारे पास, द रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज, हम रिएक्शन लिखते हैं नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। जो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे वो हम Kp और Kc के दरमियान जो रिलेशनशिप का फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा वो हम यूज करेंगे। Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। Kp की वैल्यू हमारे पास है 6 × 10⁻²। टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 773 केल्विन, यानी हम इसको 773 केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की हैं 2 और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट्स की हैं वो 4, यानी 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, तो ये बन गए हमारे पास 4। हम डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 में से -4 करेंगे तो ये आ जाएगा -2। आर की वैल्यू जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। Kp इज इक्वल टू 6 × 10⁻² इंटू 773 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 और पर स्क्वायर। ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 6 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 63.5 -2, तो Kp हमारे पास आ जाएगा 6 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 63.5 स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास Kp इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁵ In this case, the value of Kp is smaller than Kc, so those reactions which take place with the increase in the number of moles mostly have greater Kp value than Kc. Now students, we can see the applications of equilibrium constant, यानी जो हमने अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते आ रहे हैं, हमने अब ये देखना है कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं या इसका हमें क्या क्या फायदा है। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स: डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। First of all, we see the direction of the reaction, यानी हम बता सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हुए कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। We know that Kc is equal to concentration of the products divided by concentration of the reactants for any reaction. The direction of chemical reaction at any particular time can be predicted by means of concentration of the product divided by concentration of the reactants ratio calculated before the reaction attains the equilibrium। यानी अगर हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की रेशियो फाइंड कर लें तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड होगा या वो रिवर्स रिएक्शन में होगा। द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स रेशियो leads to one of the following 3 possibilities. Number 1, the ratio is less than Kc, यानी अगर रेशो Kc से कम हो, then this implies that more of the product is required to attain the equilibrium. Therefore, the reaction will proceed in the forward direction. यानी अगर Kc की वैल्यू से हमारे पास इस प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशो कम होगी तो इसका मतलब ये है कि अभी प्रोडक्ट को मजीद फॉर्मेशन जो है उसकी होगी और उसको मजीद प्रोडक्ट चाहिए इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, लिहाजा रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी है द रेशियो इज ग्रेटर देन Kc, यानी अगर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेशियो जो है वो Kc की वैल्यू से ज्यादा होगी, देन इट मीन्स दैट द रिवर्स रिएक्शन विल अकर टू अटेन द इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्शन फिर उस केस में रिवर्स रिएक्शन होगा यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। When the ratio is equal to Kc, then the reaction is at equilibrium, यानी अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेशियो की वैल्यू जो है वो Kc की वैल्यू के इक्वल आ जाती है, then the reaction is at equilibrium, यानी इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश
हो चुका है। नाउ स्टूडेंट्स वी सी एग्जाम्पल नंबर 3 जो इसी से रिलेटेड है, जो हमने अभी पढ़ा डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, इसी से टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 3, esterification reaction between ethanol and acetic acid was carried out by mixing definite amounts of the ethanol and acetic acid along with some mineral acid as a catalyst. Samples were drawn out of the reaction mixture to check the progress of the esterification reaction. In one of the samples drawn after time t, the concentrations of the species were found to be acetic acid 0.025 moles per decimeter cube, ethanol 0.032 moles per decimeter cube, ethyl acetate 0.05 moles per decimeter cube, and water 0.04 moles per decimeter cube. Find out the direction of the reaction if Kc for the reaction at 25 degree centigrade is 4. गर्ल्स, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो दिया गया है, यानी एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और ये इथाइल एसीटेट और वाटर बनाता है। अब इन्होंने हमें इनकी अमाउंट्स बता दी हुई हैं कि जब टी टाइम के बाद हमने इनकी रिएक्शन मिक्सचर से इनकी अमाउंट्स ली तो उनकी कंसंट्रेशंस जो है वो ये थी जो हमें इन्होंने बताई हुई हैं। हमने बताना है कि रिएक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जबकि केसी की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है वो 4 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। एसिटिक एसिड की वैल्यू है 0.05 और इथाइल अल्कोहल की है 0.04 डिवाइडेड बाय इथाइल एसीटेट की वैल्यू है 0.025 और वाटर की है 0.032। हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास केसी की वैल्यू आ जाएगी 2.50। अब ये वैल्यू हमारे पास जो आई, जो गिवन वैल्यू थी केसी की वो थी 4, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2.50। ये वैल्यू 4 से कम है, लिहाजा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। द गिवन वैल्यू ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन इज 4 एंड 2.5 is less than Kc. Therefore, the reaction will proceed in the forward direction to attain the equilibrium. Students, now we see the extent of reaction, यानी किस हद तक reaction complete हो गया है। Students, if the equilibrium constant is very large, this indicates that the reaction is almost complete. यानी अगर हम equilibrium constant की वैल्यू फाइंड करते हैं और बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए आती है तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज स्मॉल, इट रिफ्लेक्ट्स दैट द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड एप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो स्मॉल है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एप्रिशिएबल रेट के साथ नहीं हो रहा। इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल, दिस शोज अ वेरी लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी अगर हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ही कम आ जाती है तो ये हमें बताती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही कम हुआ है। इनको हम एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन इज 10⁵55 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर देखें ओजोन की डिकम्पोजिशन हो रही है और वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर Kc की वैल्यू है 10⁵55 जो कि एक बहुत बड़ी यानी लार्ज वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये हमें बता रही है कि ओजोन जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल है और बहुत तेजी के साथ ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, लिहाजा रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑन द अदर हैंड, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻13। यानी देखें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, लेकिन इसकी Kc की वैल्यू 10⁻13 है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी ये वैल्यू बहुत ही कम है। लिहाजा ये हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, यानी उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उसकी डिकम्पोजिशन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बहुत कम होती है।
Clear? Now we see the effect of conditions on the position of equilibrium. यानी हम देखते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या होता है. स्टूडेंट्स, equilibrium constant and position of equilibrium are two different entities. Kc is equilibrium constant and has constant value at a particular temperature. क्योंकि Kc जो है हम तब लेते हैं जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तब हम Kc की वैल्यू लेते हैं और इसकी वे Kc की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर. वेयर एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डिस्क्राइब्ड एज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. जबकि हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशियो जो हम लेते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, वो उसकी पोजीशन बताती है कि यानी कितने रिएक्टेंट्स इस वक्त प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, और वो टाइम टू टाइम वेरी करती जाएगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होते जा रहे हैं तो फिर हमें ये रेशियो जो है टाइम टू टाइम डिफरेंट मिलेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मिलेगी, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी और ये चेंज होती जाएगी. एंड इट कैन चेंज इफ द एक्सटर्नल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशंस आर ऑल्टर्ड. यानी अगर हम एक एक्सटर्नल कंडीशंस भी चेंज कर देती हैं तो तब भी ये वैल्यू जो रेशियो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, या हमारे पास जो इनकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी. इफ Kc इज लार्ज, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द राइट साइड, एंड इफ Kc इज स्मॉल देन द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द लेफ्ट साइड. यानी अगर हमारे पास Kc की वैल्यू लार्ज है तो फिर इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होगी वो राइट साइड पे होगी, और अगर हमारे पास ये वैल्यू स्मॉल है तो फिर जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी. केमिस्ट्स आर इंटरेस्टेड in finding the best conditions to obtain maximum yield of the products in reversible reaction by favorably shifting the position of the equilibrium of the reaction. For this purpose, we have to discuss an important principle in this respect, that is Le-Chatelier principle. यानी अगर हम मजीद देखना चाहते हैं कि कंडीशंस के पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, तो फिर इसके लिए हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जो है ली-शैटलियर प्रिंसिपल, उसको समझना होगा, उसको देखना होगा, उसको फॉलो करना होगा. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा. अब हम इसकी रिकैप्चुलेशन की तरफ आते हैं. आज हमने स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़े विद एग्जांपल्स, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस पढ़े हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए, हमने डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और हमने इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशंस पढ़े. इसके साथ साथ ही हमने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी की. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज एन असाइनमेंट फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने चूज करना है इनका आंसर कि कौन सा करेक्ट है. एंड क्वेश्चन नंबर 2, राइट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, आपने उन रिएक्शंस का Kc वैल्यू फाइंड करनी है, आपने Kc एक्सप्रेशन लिखना है इन रिएक्शंस का. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा.